आपको बता दें इस बुलेटिन में सबसे पहली खबर और सबसे बड़ी खबर सुशांत केस से जुड़ी हुई। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती का जो ड्रग्स मामला है, एक नया कनेक्शन है वो सामने आया है। रिया के 2 ऐसे व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं जिससे उसके ड्रग्स रैकेट से कनेक्शन का शक गहरा गया है। रिया के वो मैसेजेस ईडी ने सीबीआई को शेयर किए हैं। माना यह जा रहा है कि इस मामले में भी सीबीआई गंभीरता से सवाल जवाब करेगी। लेकिन रिया पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी का भी शिकंजा कसा है। एनसीबी ने इस मैसेजेस को लेकर तफ्तीश कर रही है और इस पर मीटिंग्स का दौर भी चल पड़ा है। पहले रिया ने ईडी का सामना किया, सीबीआई की भी रिया से पूछताछ की तैयारी। तो ड्रग्स मामले में एनसीबी के राडार पर रिया चक्रवर्ती पर तिहरा संकट मंडरा रहा है। एक तरफ ईडी है, दूसरी ओर सीबीआई। तो रिया की तीसरी मुसीबत है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द जांच एजेंसियों का गहरा होता जा रहा है। एक के बाद एक जांच के जाल में फंसती जा रही है रिया। अभी तक तो रिया पर आरोप थे सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने के, उनके अकाउंट से 15 करोड़ हड़पने के। लेकिन अब बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिया चक्रवर्ती के कुछ फोन चैट से संकेत मिल रहे हैं कि कहीं न कहीं नशे का कोई न कोई नाता रिया से हो सकता है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने सीबीआई के साथ तमाम सबूत साझा किए हैं, जिसमें रिया के ड्रग्स इस्तेमाल करने और ड्रग्स के धंधे में शामिल होने की बात कही जा रही है। ईडी ने सीबीआई के साथ रिया के फोन कॉल डिटेल्स और चैट डिटेल्स भी साझा किए हैं। सूत्रों के मुताबिक गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स के डीलर के बीच संपर्क की जानकारी भी सामने आ रही है। हालांकि आज तक इसकी पुष्टि नहीं करता। ड्रग्स वाले आरोप बेहद गंभीर है। सुशांत का परिवार भी सवाल उठा रहा है और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। लेकिन अगर ये बात सही है कि तो बैन ड्रग्स इनको दिया जा रहा था, तब तो बहुत ही सीरियस मामला है और इसमें तो कई पहलू ऐसे आ जाएंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी आ जाएगा और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमने पूरा का पूरा एलिगेशन लगाया है, वो अब धीरे धीरे सारा कुछ लगता है साबित होते नजर आ रहा है। अगर इसमें सच्चाई इस एलिगेशन में अगर पाई गई तो रिया के चैट से ड्रग्स रैकेट पर हो रहे खुलासे की बात सीबीआई की फाइल तक नहीं रुकने वाली। लिहाजा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि एनसीबी रिया को पूछताछ के लिए बुला सकती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इंतजार कर रहा है सीबीआई का। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की पूछताछ के बाद रिया से एनसीबी सवाल जवाब करेगी। वैसे एनसीबी सुशांत केस की जांच शुरू कर चुकी है। दिल्ली में 4 एनसीबी अधिकारियों ने बैठक भी की है, जिसमें रिया के ड्रग डीलर से संबंध के आरोपों पर चर्चा हुई है। रिया के मोबाइल से जो व्हाट्सएप चैट ईडी ने रिट्रीव किए हैं, उन्हीं चैट से सामने आया है ड्रग्स वाला कनेक्शन। उन चैट में रिया ने ड्रग डीलर से बात की है। हालांकि रिया के वकील का दावा है कि रिया ने जिंदगी में कभी भी ड्रग्स नहीं लिया और वो ब्लड टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। रिया का जो चैट सामने आया है, उसमें एक नाम है जया शाह का। अब ईडी ने जया शाह को फिर से सम्मन भेजा है। इससे पहले ही उनसे एक बार पूछताछ हो चुकी है। मुंबई से अरविंद ओझा, दिव्येश सिंह और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। और अब सीधे चलते हैं मुंबई, जहां से जुड़े हैं हमारे 2 संवाददाता शम्स ताहिर खान और अरविंद ओझा। शम्स, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज एक नया दिन, नया ट्विस्ट, सुशांत मामले में नया एंगल, यानी कि ड्रग्स का एंगल, ड्रग्स की एंट्री हो गई है अब इस पूरे मामले में। आपको क्या लगता है कि अब ये तफ्तीश जो आगे बढ़ेगी, इसमें न सिर्फ रिया बल्कि अगर पूरी तरह से नारकोटिक्स विभाग छानबीन करता है तो ड्रग्स पेडलिंग और तमाम लोग, उसमें ड्रग्स पेडलर्स का भी नाम आ सकता है सामने? जी बिल्कुल आएगा। और चूंकि एक बैन ड्रग्स है तो इसमें आप कानून के खिलाफ काम करेंगे तो इसमें सजा है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि जो इम्पोर्टेंट जांच है, जो सबसे मेन जांच है, वो सीबीआई की जांच है। वो जो ये पता कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह क्या है। उस जांच के दौरान एक एक चीज सामने आ रही है। हालांकि ड्रग्स का खुलासा ईडी की तरफ से हुआ, लेकिन इससे पहले मुंबई पुलिस ऑलरेडी उसके पास स्टेटमेंट था बाकायदा नीरज का कि किस तरीके से सुशांत के घर में उसके आसपास के लोग ड्रग्स लेते थे। लेकिन मुंबई पुलिस ने उसकी तरफ से एक तरह से ध्यान ही नहीं दिया, नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि केस पे ही कभी ध्यान नहीं दिया था। अब लेकिन जो ये खुलासा हुआ है, इसमें कई सारी चीजें एक साथ आएंगी। एक ये आएगा कि ये पूरा ड्रग्स का रैकेट है क्या,
क्या रिया चक्रवर्ती और उनके आसपास के लोगों का ड्रग्स पेडलर, ड्रग्स के माफियाओं के साथ संबंध है? क्या वो सिर्फ कंजम्पशन यानी कि खरीदने के लिए ड्रग्स लेती थी? कौन कौन लेती थी? और जिस तरीके से सुशांत के वकील का इल्जाम है कि अभी तक ये था कि जबरदस्ती इलाज कराया जा रहा था और रिया जो है उसके परिवार वालों को भी नहीं बताया था। अब यह कि क्या ये ड्रग्स और ड्रग्स की लत सुशांत को रिया और उनके फैमिली और उनके दोस्तों की वजह से लगी, तो ये सारी चीजें अब जांच का विषय है। हालांकि इसमें सीबीआई का रोल कम होगा क्योंकि ये ड्रग्स का मामला है, सीधे सीधे इसके लिए एक स्पेशल एजेंसी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वो इसके मामले की जांच करेगी। लेकिन इस जांच से एक चीज बल्कि दो चीज सामने आएगी। एक, सुशांत की बीमारी का जो ड्रग्स है, ड्रग्स के ओवरडोज की जो बात आ रही है। दूसरा, अब ये जो बैन ड्रग्स की बात आ रही है, गांजा की बात आ रही है आपके, और बाकी जो ड्रग्स है, तो इन सभी का आपस में क्या रिश्ता, और सबसे बड़ी बात कि इन सारी चीजों का सुशांत की मौत से क्या रिश्ता, क्योंकि अल्टीमेटली जो जांच होनी है वो सुशांत की मौत के सच को सामने लाने के लिए जांच हो रही है। तो क्या इस ड्रग्स, क्या वो दूसरे ड्रग्स का ओवरडोज, ये सारी चीजें, और क्या सुशांत का डिप्रेशन, ये चीजें एक साथ कहीं मिलती हैं? अगर मिलती हैं तो फिर जांच सही दिशा में जाएगी और उसके बाद जो सही वजह है वो सामने आएगी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए अरविंद, जिस बात का जिक्र शम्स कर रहे हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं इस पूरे जांच के, और इसमें ड्रग्स की जो लेटेस्ट एंट्री हुई है, हमने देखा कुछ देर पहले, इनफैक्ट जब श्वेता बुलेटिन कर रही थी, बीजेपी के नेता राम कदम हमारे साथ थे और उन्होंने जिस तरह के आरोप महाराष्ट्र सरकार पे उठाए कि क्या ड्रग्स पेडलर्स को, ड्रग्स का बिजनेस करने वालों को बचाने की कोशिश थी। अब जिस तरह से ये मामला राजनीतिक रंग ले रहा है, बहुत जरूरी यहां पर यह है कि जो मुख्य मुद्दा है उससे जांच कहीं भटक ना जाए। देखिए मीनाक्षी, आपने कहा कि अलग अलग जांच है, लेकिन मैं बताऊं जितनी भी अलग अलग जांच जरूर है, लेकिन मकसद सबका एक ही है कि सुशांत की मौत आखिर कैसे हुई। मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। दरअसल जब सुशांत के पिता ने पटना पुलिस को शिकायत दी थी जिस पर एफआईआर दर्ज हुई थी और सीबीआई ने उसी एफआईआर को टेक ओवर किया था, तो उस एफआईआर में बाकायदा जिक्र किया गया था और परिवार ने अलग से आरोप भी लगाया था कि रिया कुछ ऐसी दवाएं देती थी सुशांत को जिससे उनको काफी नुकसान हुआ। तो अब जो नारकोटिक्स, और जिस तरह से चैट में खुलासा हुआ है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास फाइल गई है, ईडी के पास फाइल पहुंची थी जो ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दी है, तो सीबीआई इस एंगल पर तो प्रोब कर ही रही है और इसी वजह से मौका वारदात पर जो 4 लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन अलग से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ये जांच दी गई है, फाइल दी गई है, बाकायदा चैटिंग दी गई है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में बाकायदा उस फाइल को लेकर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर है राकेश अस्थाना, उनके नेतृत्व में मीटिंग हुई है, फाइल डिस्कस हुई है और आज शाम तक बहुत चौंकाने वाले खुलासे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से होंगे। मीनाक्षी, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल अरविंद, शम्स, आप दोनों इस पर नजर बनाए रहे हैं, आपके पास हम लौटेंगे। लेकिन देखिए जिस बात का जिक्र यहाँ पर अरविंद कर रहे थे, नेहा देखिए अब जिस तरह से सुशांत केस में रिया को लेकर नई जानकारी और व्हाट्सएप चैट सामने आई है, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला खुलासा, और कहीं ना कहीं सीबीआई भी जो इतना टाइम ले रही है मैराथन इन्वेस्टिगेशन में, सवाल जवाब में, कोशिश यही कि अपनी पूरी तैयारी के बाद ही रिया से सवाल जवाब होने हैं। 3 एजेंसीज की एंट्री हो चुकी है, पहले ईडी, फिर सीबीआई, अब एनसीबी। जांच एजेंसियों की तैयारी है इस गुत्थी को सुलझाया जाए ताकि सुशांत की मौत से जुड़े राज से पर्दा हट सके। श्वेता, बिल्कुल, और अगर आप लोगों को याद हो तो एक उनके घर के ही किसी स्टाफ ने यह भी बताया था कि सुशांत कई बार दवा लेने के बाद पूरे दिन सोए रह जाते थे, तो कहीं ना कहीं ये एक लिंक हो सकता है जो अब नई एंट्री ड्रग्स की हुई है। आइए आपको हम दिखाते हैं ड्रग्स वाला वो खुलासा जिससे हड़कंप मचा हुआ है। भरी माया नगरी का ये काला सच है। दौलत और शोहरत की मदहोशी में ड्रग्स का नशा कब घुसपैठ कर जाता है, नशे की गिरफ्त में आने वालों को पता भी नहीं चलता। सुशांत सिंह राजपूत केस भी कुछ ऐसे ही मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। इस केस में हीरो है, हीरोइन है, ड्रग्स के कारोबारी हैं और मौत की मिस्ट्री भी है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट को जांच एजेंसियों ने जब रिट्रीव किया तो हाई प्रोफाइल केस में ड्रग्स का ऐसा एंगल सामने आया जिसकी जांच से बॉलीवुड में सक्रिय ड्रग्स माफिया बेनकाब हो सकता है। आज तक के पास रिया का फोन चैट है जिसमें वो मिरांडा सुशी और जया शाह से ड्रग्स के बारे में बातचीत करती नजर आ रही हैं। 17 अप्रैल 2020 को मिरांडा सुशी और रिया चक्रवर्ती का ये चैट देखिए। मिरांडा ने टेक्स्ट किया,
हाय रिया, माल लगभग खत्म हो चुका है। क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हशीश और गांजा है। इसके साथ ही 25 नवंबर 2019 का एक चैट रिया और जया शाह के बीच का है। इस चैट में जया शाह रिया को सलाह देती नजर आ रही है कि ड्रग्स से कैसे नशा होगा। जया शाह ने टेक्स्ट किया, कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। किक लगने के लिए 30 से 40 मिनट देना होगा। यानी जया शाह किसे नशे की किक देने की सलाह रिया को दे रही हैं। इस चैट के सामने आने के बाद प्रवर्तन निर्देशालय ने जया शाह को सम्मन जारी किया है। एक चैट रिया और गौरव नाम के शख्स के बीच भी है, जिसमें एमडी के बारे में पूछा जा रहा है। मुंबई में सेलिब्रिटीज की पार्टी में MDMA ड्रग्स बड़े पैमाने पर लिया जाता है। इसे पार्टी ड्रग्स भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे MD भी कहते हैं। मुंबई की बड़ी बड़ी पार्टियों में MDMA ड्रग्स की काफी ज्यादा डिमांड है। इसे पार्टी ड्रग्स भी कहा जाता है। यूरोप से रंग बिरंगी छोटी छोटी गोलियों में ये ड्रग्स हिंदुस्तान में सप्लाई की जाती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक इसे मुंबई में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, खासकर सेलिब्रिटी इसे पार्टियों में इस्तेमाल करते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार इस ड्रग्स को सीज करता रहा है। बावजूद इसके अवैध तरीके से यूरोप से ये ड्रग्स लगातार भारत में आ रही है। जो चैट रिट्रीव हुई है उसमें रिया और उसके मैनेजर श्रुति मोदी का भी चैट है। चैट के इस हिस्से से लगता है कि सुशांत भी ड्रग्स की गिरफ्त में थे और रिया उनसे ये लत छुड़वाना चाहती थी। 19 जनवरी 2020 को रिया ने श्रुति मोदी को टेक्स्ट कर बताया, आज सुबह वो रो रहा था और सिद्धू से कहा कि वापस घर चला जाए। वो आज मदद और इलाज चाह रहा है। देखो, अगर उसने किया तो चलो डॉक्टर से सही दवाइयां दिलवाएं। वो तुम सबको चाहता है, तुम सब उसका इतना ख्याल रखती हो और वक्त पर दवाइयां दे रही हो, वो फिर भी ठीक नहीं हो रहा। उसे पूरी तरह से चरस बंद करना होगा। उसने कहा कि कल से छोड़ दिया। वो सोने के लिए गया है। मैं दिन भर के लिए निकल रही हूँ। सुबह 11 बजे साहिल आरोग्य निधि जा रहा है ना? हाँ। तो बात शुरू हुई थी सुशांत की मौत का सच जानने से, लेकिन मामला अब ड्रग्स तक जा पहुंचा है। जो पूरा चैट है रिया चक्रवर्ती का जो सामने आया है, उसे एक बात तो साबित है कि सुशांत के आसपास के लोग और उन लोगों का कनेक्शन ड्रग्स के साथ था। अब सवाल ये है कि ड्रग्स कौन कौन लोग लेते थे। जो ईडी ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को लेटर भेजा है, उसमें साफ साफ ये लिखा है कि सुशांत के आसपास के लोग ड्रग्स लेते थे। रिया चक्रवर्ती के एक चैट में ये भी है कि सुशांत को ड्रग्स से बचाना है, उसको इस लत से बाहर निकालना है। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स लेती थी? डिलीट किए गए इस चैट के बाहर आने के बाद रिया के वकील ने दावा किया कि रिया ने जिंदगी में कभी भी ड्रग्स नहीं लिया और वो ब्लड टेस्ट के लिए भी तैयार है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने सीबीआई के साथ तमाम सबूत साझा किए हैं, जिसमें रिया के ड्रग्स इस्तेमाल करने और ड्रग्स के धंधे में शामिल होने की बात है। ईडी ने सीबीआई के साथ रिया के फोन कॉल डिटेल्स और चैट डिटेल्स भी साझा किए। सूत्रों के मुताबिक गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स के डीलर के बीच संपर्क करने वाली जानकारी भी सामने आ रही है। हालांकि आज तक इसकी पुष्टि नहीं करता है। रिया के ड्रग कनेक्शन को लेकर सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दोनों ही एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई सूत्रों की माने तो इस मामले में उन्होंने सैमुअल मिरांडा और नीरज का बयान भी दर्ज किया हुआ है और अगली बारी रिया चक्रवर्ती की हो सकती है, जब उनसे पूछा जाएगा कि आखिरकार ये ड्रग्स वो किसके लिए और क्यों ले रही थी। बहरहाल इन खुलासों के बाद नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी जांच में जुट चुका है। ये जांच अब कितनों को बेनकाब करेगी, ये कहना मुश्किल है। मुंबई से मनीष पांडे, अरविंद ओझा और शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। तो रिया के व्हाट्सएप चैट से ये साफ हो रहा है कि कुछ ना कुछ ड्रग्स का कनेक्शन इस पूरे मामले में है। सियासत भी इस पर अब तेज हो चुकी है। श्वेता, बिल्कुल, आपको बता दें कि बीजेपी ने रिया के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर अब महाराष्ट्र सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। जेडीयू ने भी बीजेपी की तरह हमला बोला है। पार्टी आरोप लगा रही है कि रिया का क्रिमिनल रैकेट है। कौन माफिया है? खुलेआम मुंबई में अगर ड्रग्स बिक रहा है तो महाराष्ट्र की सरकार कर क्या रही है? तो पहले क्रिमिनल गैंग था, तो ड्रग माफिया भी है और ड्रग माफिया से इसकी मिली भगत है। जिस
तरह से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमने पूरा का पूरा एलिगेशन लगाया है, वो अब धीरे धीरे सारा कुछ लगता है साबित होते नजर आ रहा है। एक ऐसा खुलासा जिससे कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, ऐसा खुलासा जिससे महाराष्ट्र की सियासत पे हड़कंप मच सकता है। सुशांत केस में ड्रग्स के एंगल ने हड़कंप मचा दिया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुशांत को इलाज के नाम पर जो दवाइयां दी जा रही थी, क्या वो दवा न होकर नशे की डोज थी? देखिए, अगर ये ड्रग वाला जो मामला है, परिवार को अभी तक जो हमने एफआईआर में लिखा था, हमने ओवर ड्रगिंग की बात की थी। और जो ड्रगिंग, हम ओवर ड्रगिंग हमारा मतलब था वो था प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, कि भाई जो एक ड्रग एक इतने मात्रा में पड़ना चाहिए उसको ज्यादा मात्रा में दे दीजिए तो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति खराब कर सकती है। लेकिन अगर ये बात सही है कि तो बैन ड्रग्स इनको दिया जा रहा था, तब तो बहुत ही सीरियस मामला है और इसमें तो कई पहलू ऐसे आ जाएंगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी आ जाएगा। और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमने पूरा का पूरा एलिगेशन लगाया है, वो अब धीरे धीरे सारा कुछ लगता है साबित होते नजर आ रहा है। इस खुलासे के बाद रिया चक्रवर्ती पर आरोपों की बौछार शुरू हो गई है। जेडीयू नेता संजय सिंह का ये बयान सुनिए। मैं तो पहले ही कहा था कि रिया चक्रवर्ती कोई एक्टर नहीं, इसका क्रिमिनल गैंग है। अब तो ड्रग से मामला उठ गया, ड्रग माफिया से इसको संलिप्तता है, ड्रग डीलर से इसको संलिप्तता है, दुबई से कनेक्शन, दुबई से इसका कनेक्शन है। दूसरा इसको जो व्हाट्सएप चैट हुआ है, एक दोस्त को जो चैट की है उसमें बोली है कि 2-2 बूंद करके देना, तो इसका अलग मजा। तो आप समझ सकते हैं ये मामला जो है बहुत गंभीर है। अब तो सारा चीज सीबीआई जांच कर रहा है। आप आने वाला दिन में देखिए कि बड़े बड़े रसूखदार लोग होंगे। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल के खुलासे के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या इसमें कोई ड्रग माफिया भी शामिल है। सुशांत केस में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन छठे दिन भी जारी है। आज फिर सीबीआई नीरज सिंह और सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ कर रही है, क्योंकि नीरज और पिठानी के बयान मेल नहीं खा रहे। कैमरे पर बार बार खुलासा करने वाला नीरज सिंह अब कैमरे से कन्नी काटने लगा है। सुशांत की मौत पर सवालों से वो भागने लगा है। नीरज सिंह मीडिया से बच जाए, लेकिन सीबीआई के सवालों से उसका बचना नामुमकिन है। सीबीआई आज फिर नीरज से पूछताछ कर रही है। साथ में सिद्धार्थ पिठानी भी होगा, क्योंकि नीरज और पिठानी के बयान मेल नहीं खा रहे। नीरज का दावा है कि जिस वक्त सुशांत के कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था, उस वक्त सिद्धार्थ पिठानी बिल्कुल घबराए हुए नहीं थे, जबकि सिद्धार्थ पिठानी का दावा है कि दरवाजा न खुलने पर वो बहुत ज्यादा परेशान थे। नीरज ने बताया कि चाबी वाले ने दरवाजा तोड़ दिया, उसके बाद भी सिद्धार्थ आराम से चाबी वाले के जाने का इंतजार कर रहा था। इसके उलट सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि खुद चाबी वाला जाने की जल्दी में था। अब सच कौन बोल रहा है और कौन नहीं, इसकी सच्चाई जानने के लिए सीबीआई ने जो मास्टर प्लान बनाया है उसको देख लीजिए। सीबीआई ने इससे पहले नीरज और सिद्धार्थ पिठानी को एक साथ बैठाकर पूछताछ की, ताकि झूठ सच सामने आए। इसके बाद सीबीआई चारों में से 2-2 को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। नीरज और सिद्धार्थ के बाद बारी नीरज और दीपेश सावंत की आएगी। इसके बाद नीरज और केशव बचनर को आमने सामने बैठाया जाएगा, फिर पिठानी और दीपेश सावंत, और उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी और केशव बचनर, उसके बाद दीपेश सावंत और केशव बचनर को आमने सामने बैठाकर सीबीआई पूछताछ करेगी। और आखिर में चारों को आमने सामने बैठाकर सीबीआई सवाल जवाब करेगी और ये भी बताएगी कि पहले इन चारों ने क्या क्या बयान दिए हैं। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आज जो इन्वेस्टिगेशन का छठा दिन है और आज भी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो बनाने की जो कोशिश है वो सीबीआई करते जा रही है, क्योंकि तो क्या साइकोलॉजिकल जो चीज थी सुशांत के अंदर वो चल रही थी। तो जून 13 से लेकर जून 14 तक क्या कुछ हो रहा था वो मिनट्स बाय मिनट सीक्वेंस सीबीआई बना रही है। और इसके लिए आज दोबारा सिद्धार्थ पिठानी को जो है सीबीआई ने बुलाया है पूछताछ के लिए। नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, केशव,
दीपेश, सैमुअल, सीए श्रीधर और अकाउंटेंट रजत मेवाती ये 7 चेहरे हैं जो जांच एजेंसियों के राडार पर हैं। इन 7 से सीबीआई ये जानना चाहती है कि 13 जून की रात और 14 जून की सुबह सुशांत के बांद्रा वाले फ्लैट नंबर 601 में क्या क्या हुआ था। सीबीआई ने इस केस की जांच करने वाले बांद्रा थाने के 2 पुलिस कर्मियों को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। इनमें शामिल है इंस्पेक्टर भूषण बेलनेकर और एसआई जगताप। लेकिन कोविड की वजह से बेलनेकर का इलाज चल रहा है, जबकि बेलनेकर के संपर्क में आने की वजह से जगताप भी क्वारंटीन में है। मुंबई से मुनीश पांडे, अरविंद ओझा और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट किए गए हैं। ये मैसेज मई और जून महीने के हैं, जिसके सबूत आज तक को मिले हैं। ये वो पोस्ट हैं जिनमें सुशांत ने जवाब दिया था या फिर कमेंट किया था। अब सीबीआई इसकी भी जांच करने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री अभी सुलझी भी नहीं है कि एक चौंकाने वाली बात सामने आ गई है। सुशांत सिंह राजपूत के इंस्टाग्राम पोस्ट उनकी मौत के बाद भी डिलीट किए गए। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, वहीं उनके कुछ जवाब और कुछ कमेंट मई के साथ साथ जून के महीने में भी डिलीट किए गए हैं। इनमें जून में डिलीट किए गए पोस्ट 14 जून के बाद के भी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। मौत के बाद सुशांत का इंस्टाग्राम अकाउंट कौन चला रहा था? सुशांत के इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट होने का दावा एक फिल्म डायरेक्टर रोशन बिंदर ने किया है। रोशन बिंदर ने आज तक को बताया है, सुशांत की मौत के बाद जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर उनके मैसेज और पोस्ट को देखने की कोशिश की तो पता चला कि किसी ने उन्हें डिलीट कर दिया है। इसलिए मैं उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे गई, इंस्टाग्राम पे गई, ये देखने के लिए कि कहीं कुछ उसमें ऐसा लिखा होगा मुझे जिससे मुझे ऐसा लगे कि वो परेशान है, वो अपसेट है या कोई ऐसी बात हो गई है। और जब मैं वहाँ गई तो मेरे लिए इतनी हैरानी की बात थी कि वहाँ इतने सारे पोस्ट उसके जो थे कि डिलीट कर दिए गए थे, जो डिलीट कर दिए गए थे, किसने डिलीट किए, क्यों डिलीट किए, इस बात का तो मतलब मुझे, क्योंकि इसमें एक चीज और ये है ना कि सुशांत खुद इन चीजों को डिलीट नहीं कर सकता। जहां तक इंस्टाग्राम की बात है तो सोन चिरैया के फ्लॉप होने के बाद सुशांत ने खुद ही अपने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए थे। सुशांत ने अंग्रेजी में लिखा था नॉट हियर राइट नाउ, यानी अब मैं यहाँ नहीं हूँ। उनकी इस फिल्म को उम्मीदों के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी। इस वजह से सुशांत ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही सुशांत ने वापस सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 27 मई 2019 से वो फिर से सक्रिय हो गए। इंस्टाग्राम पर सुशांत ने आखिरी बार पोस्ट 3 जून को किया था, जिसमें उन्होंने अपनी मां को याद किया था। सुशांत ने अपनी और मां की फोटो को एक साथ लगाया था। उन्होंने कैप्शन में लिखा था, आंखों के आंसुओं से अतीत धुंधला हो रहा है और गायब हो रहा है। पूरे ना हुए सपने मुस्कुरा रहे हैं, वहीं एक जल्द बीतने वाली जिंदगी दोनों के बीच सौदेबाजी कर रही। सुशांत की मौत के बाद उनका ये पोस्ट काफी चर्चा में रहा, लेकिन अब रोशन ने यह दावा कर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि सुशांत के इंस्टाग्राम हैंडल से कोई छेड़छाड़ कर रहा था। आखिर कैसे 14 जून के बाद रहस्यमयी तरीके से कई पोस्ट गायब हो गए? इससे पहले सुशांत के करीबी दोस्त सैमुअल हाउकिप ने भी दावा किया था कि सुशांत के सोशल मीडिया को सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत संभाल रहे थे। तो क्या पिठानी और दीपेश ने किसी मकसद से कुछ कमेंट्स को डिलीट किया? रोशन बिंदर को उम्मीद है कि मामले की जांच कर रही सीबीआई अब इस एंगल की भी जांच करेगी। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। और 3 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में अब हम बात करने वाले हैं किस तरह से भारत तैयारी कर रहा है या फिर कह लीजिए कि तैयार है अपनी सरहद की हिफाजत के लिए। एलएसी पर भारत ने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए एक और बड़ा फैसला किया है, और ये फैसला है एलएसी पर इगला मिसाइल की तैनाती का, जिससे चीन के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स पलक झपकते हमले में जमीन पर गिर पड़ेंगे। सेना के जवान कंधे पर रखकर इस मिसाइल को दागेंगे तो चीन की नींद उड़ जाएगी। आखिर क्या है इगला मिसाइल और इसकी खासियत क्या है, ये रिपोर्ट देखिए।
ट्रिगर दबेगा और चीनी हेलीकॉप्टर धराशायी हो जाएंगे। हिंदुस्तान के एयर स्पेस में दखल चीन को पड़ेगा महंगा। LAC पर स्पेशल मिसाइल के साथ अलर्ट जवान। दुश्मन को भनक भी नहीं लगने देगा हिंदुस्तान। क्योंकि इगला मिसाइल तैयार है और मिसाइल में बारूद भी भरा जा चुका है। हिंदुस्तान के आसमान में दुश्मन की सेना ने गुस्ताखी की तो उनकी खैर नहीं, क्योंकि LAC पर सेना ने जवानों को इगला मिसाइल से लैस कर दिया है। जान लीजिए कि क्या है इगला मिसाइल, ये कितना पावरफुल है और दुश्मन सेना में खौफ का दूसरा नाम क्यों है इगला मिसाइल। इसे मैन पैड्स कहा जाता है। मैन पैड्स मतलब मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। इस पोर्टेबल मिसाइल को कंधे पर रखकर दागा जा सकता है। इसका इस्तेमाल दुश्मन के हेलीकॉप्टर या ड्रोन को तबाह करने के लिए किया जाता है। जब दुश्मन एयर स्पेस में घुसपैठ करता है तो इगला मिसाइल का इस्तेमाल होता है। अचूक टारगेट वाला यह मिसाइल बेहद कारगर माना जाता है। इसी भरोसे की वजह से सेना ने जवानों को LAC पर इगला मिसाइल के साथ तैनात किया है। इरादा साफ है, चीन ने अगर हिंदुस्तान के एयर स्पेस में घुसपैठ की हिमाकत की तो अब वो बच के नहीं जा पाएगा। चीनी हेलीकॉप्टर हिमालय की पहाड़ियों में ही बेदम हो जाएंगे। इससे पहले कि चीन कोई गुस्ताखी करे, इससे पहले कि वो अपने ड्रोन या हेलीकॉप्टर को LAC भ्रमण पर भेजे, भारत के इगला मिसाइल की ताकत देख ले। इगला मिसाइल से करीब 5 किलोमीटर तक टारगेट साधा जा सकता है। 15,000 फीट की ऊंचाई तक इससे हमला हो सकता है। इस मिसाइल से लेजर की मदद से निशाना साधा जाता है जो अचूक होता है। भारत ने इस मैनपैड्स मिसाइल को रूस से खरीदा है। इसकी खासियत ये है कि एक सैनिक इसको खुद अपने कंधे पर लगाकर इसको फायर कर सकता है। अब चाइना अगर कोई चालाकी करता है और उसकी अगर LAC के पार से कोई एयरक्राफ्ट या कोई ड्रोन आता है तो उसके हमारे जवान उस पर निगरानी रखकर उसको अटैक करके उसको नष्ट कर सकते हैं। हिंदुस्तान कोई मौका नहीं चूकना चाहता। पूर्वी लद्दाख का ज्यादातर इलाका पहाड़ी है और ऐसे इलाकों में चीन को लड़ाई का अनुभव न के बराबर है। उसने अपने होतान एयरबेस पर J-20 विमानों को तैनात भी किया है, लेकिन भौगोलिक हालात को देखते हुए J-20 जैसे लड़ाकू विमानों की उड़ान आसान नहीं। ऐसे में चीन अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर से उम्मीद रखेगा। चीन की उन्हीं उम्मीदों को मटियामेट करने के लिए काम आएंगे इगला मिसाइल। मिलिट्री हम लोग हर तरह की तैयारी कर रहे हैं, या तो हमारे T-72 टैंक हैं, या हमारे बोफोर्स के गन्स हैं, या हमारे आज के तारीख पे इगला मिसाइल सिस्टम को भी हम लोग अपने LAC पर तैनात कर रहे हैं जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स रहेंगे। इन सब चीजों की तैयारी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर चीन कोई चालाकी करे, कोई मिसएडवेंचर करे तो भारतीय सेना उसको कड़ी से कड़ी जवाब देने के लिए तैयार रहे। डिफेंस के मोर्चे पर मुस्तैदी सिर्फ इगला तक ही सीमित नहीं। जब से चीन के साथ विवाद शुरू हुआ है, भारतीय सेना और वायुसेना दुश्मन पर हर पल नजर रख रही है। कुछ दिन पहले ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि चीन के साथ बातचीत से विवाद का हल नहीं निकला तो सेना का विकल्प हमेशा मौजूद है। ऐसे में LAC पर मैनपैड्स मिसाइल के जरिए सेना की ताकत बढ़ाए जाना अहम फैसला है। चीनी सेना की हरकत से निपटने के लिए पूर्वी लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सेना और वायुसैनिकों को इगला मिसाइल से लैस किया गया है।
ताकि दुश्मन के किसी भी हेलीकॉप्टर हमले को नाकाम किया जा सके। हाल में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने भी साफ किया कि दोनों सेनाओं के बीच बातचीत के विफल होने पर भारत के सैन्य विकल्प खुले हुए हैं और ऐसे में मौजूदा दौर में चीन की किसी भी चाल से निपटने के लिए भारत की सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरामैन रविकांत के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। तो एक तरफ भारत अपनी तैयारी को लगातार मजबूत कर रहा है, चीन पर नजर रख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन बेतुकी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहा। गलवान में 15 जून को 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन की सेना ने ये कायरतापूर्ण कार्रवाई की, लेकिन अब वही चीन भारत से उस घटना को भूल जाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल, चीन अब रिश्तों की एक तरह से दुहाई दे रहा है। चक्रव्यूह में फंसने के बाद अब वो इस बात पर जोर दे रहा है कि सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसे अपने वादे याद नहीं। हिंदुस्तान कैसे भूल जाए चीनी सेना का वो कांटेदार डंडों से हमला। देश कैसे भूल जाए एलएसी पर गलवान की वो झड़प। कैसे भूल जाएं गलवान में 20 जांबाज जवानों की शहादत। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता। हिंदुस्तान कैसे भूल जाए एलएसी पर चीन की वो कायरता। देश को सब कुछ याद है और हमेशा याद रहेगा। जब तक चीन की अकड़ रहेगी तब तक याद रहेगा। हिंदुस्तान गलवान की घटना को न तो भूला है और न भूलेगा। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं दो टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। 15 जून को गलवान में जो कुछ हुआ उसे कतई भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन बुज़दिल चीन कह रहा है कि गलवान की घटना इतिहास की एक छोटी घटना थी। जिनपिंग की जिस कायर सेना ने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद कर दिया उसे चीन मामूली घटना बता रहा है और उसे भूलकर अब वक्त आगे बढ़ने की दुहाई दे रहा है। चीनी राजदूत सन वेइडोंग ने अपने बयान के जरिए दुखती रग पर नमक छिड़का है। एक बार फिर जान लीजिए कि आखिरकार वेइडोंग ने क्या कहा है। वेइडोंग के शब्दों पर गौर कीजिए। गलवान में 15 जून की दुर्भाग्यपूर्ण घटना इतिहास के नजरिए से बहुत छोटा क्षण है। चीनी राजदूत के लिए गलवान की घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उनके लिए ये इतिहास का एक छोटा पल हो सकता है, हिंदुस्तान के लिए नहीं, क्योंकि हमने अपने 20 भारतीय जवान खोए। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पीएलए के 40 से ज्यादा जवान भी मारे गए थे, लेकिन चीन को अपने जवानों की मौत पर कभी अफसोस नहीं रहा। लानत है चीन पर। इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है कि चीन ने अपने जवानों की मौत का आंकड़ा तक नहीं बताया और अब हिंदुस्तान को नसीहत दे रहा है। दोनों देशों के रिश्तों की दुहाई दे रहा है। लद्दाख से पीछे हटने को तैयार नहीं, लेकिन चीनी राजदूत कहते हैं जो गालवान में हुआ, जहां पे 20 भारत के जवान मारे गए, वो भारत और चीन के इतिहास में एक मामूली सा पल था। उसे ना देखें और आगे बढ़े। सवाल है कि चीन को रिश्तों की इतनी ही फिक्र थी तो लद्दाख पर नजर क्यों उठाई? विवादों से नफरत थी तो एलएसी पर उत्पात क्यों मचाया? भारत से दोस्ती की उम्मीद थी तो हमारे जवानों पर हमला क्यों किया? हिंदुस्तान गलवान की घटना को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि चीन ने जो खून बहाया उसका हिसाब तो उसे करना ही पड़ेगा। वैसे चीन का रवैया देखकर नहीं लगता कि उसमें सुधरने का कोई सिम्टम है। उसके दिमाग में जहर भरा है। साजिशों को कैसे अंजाम दें, कैसे पड़ोसियों को परेशान करें, दिन रात वो यही सोच रहा है। वाकई में अगर चीन को फिक्र होती तो चीन एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए अपने वादों पर अमल करता।
लेकिन अब तक उसने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। उसकी ओर से सिर्फ धोखा मिला है। चीन के साथ 5 बार सैन्य स्तर की बातचीत हो चुकी है। 4 बार विदेश मंत्रालय के अधिकारियों में विचार विमर्श भी हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर चीनी विदेश मंत्री से भी बात कर चुके हैं। एनएसए विदेश मंत्री वांग यी से अजीत डोवाल की बातचीत में तो इस बात पर सहमति भी बन गई थी कि वो अपनी सेना को पीछे बुलाएगा। लेकिन चीन धोखेबाजी का उस्ताद है। हालात पूरी दुनिया देख रही है। उसने जो वादे किए उसे अब तक पूरा नहीं किया। फिंगर 4 तक पहुंचे चीन को फिंगर 8 तक खिसकना था। अपनी गलती सुधारनी थी। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच करीब 8 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन अब तक चीन फिंगर 4 से महज 1 से 1.5 किलोमीटर ही पीछे खिसका है। फिलहाल वो फिंगर 5 और फिंगर 6 के आसपास मौजूद है। यानी चीन अभी भी एलएसी के आसपास अड़ा हुआ है और उम्मीद कर रहा है कि हिंदुस्तान सब कुछ भूलकर उसे दोस्ती बढ़ाए। 1975 के बाद 15 जून को चीनी सेना ने इतनी बड़ी झड़प को अंजाम दिया। 45 साल पहले हुए हमले में असम राइफल्स के 4 जवान शहीद हुए थे और अब 20 जवानों की शहादत। ऐसे नहीं हो सकता कि चीन हमला करता रहे और हिंदुस्तान उसे भूल जाए। ये 21वीं सदी का देश है। अपने वतन की हिफाजत के लिए जवान एलएसी पर डटे हैं। अब हर हाल में चीन को सुधरना ही होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं। उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। और अब बात जेईई नीट परीक्षा की, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस परीक्षा पर मंडराते कोरोना के बादल के बीच सियासी बवंडर भी उठने लगा है। सियासी दलों ने एक सुर में विरोध राग अलापना शुरू कर दिया है और अब इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग हो गई है। एक तरफ छात्रों ने आवाज उठाई है, दूसरी ओर राजनीतिक दल इसमें अपनी रोटियां सेकने में लगे। वो छात्र परेशान हैं जिन्होंने परीक्षा की जमकर तैयारी की और जिन्हें भविष्य और नौकरी की चिंता है। बाजार खुल गए, मॉल खुल गए, कल कारखाने में भी मशीनें चालू हो गईं। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के मूल मंत्र सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ जिंदगी की गाड़ी भी पटरी पर वापस दौड़ने लगी। लेकिन जब इन्हीं सावधानियों के साथ परीक्षा की घड़ी आई तो सियासत शुरू हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं जेईई नीट प्रवेश परीक्षा की। जब एनटीए ने सितंबर में परीक्षा की तारीख तय की तो इसका विरोध शुरू हो गया। सबसे पहले छात्रों ने ही कोरोना काल में परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग एक सुर में कर डाली। करना एक अलग बात होती है और फिर कॉलेज भी उन्हें चलाना है बाद में। जब कॉलेज ही वे लोग नहीं चला सकते हैं तो परीक्षा का फायदा क्या है? अगर आपको एक गधा पैदा करना है, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपको एक गधा पैदा करना है जिसे ना सिलेबस के बारे में कुछ पता है ना ही प्रैक्टिकल के बारे में कुछ पता है, तो आप एक एग्जाम कैसे कंडक्ट करवा सकते हो? कई ऐसे छात्र हैं जो चाहते हैं तय वक्त पर ही एग्जाम हो, जिससे जॉब ऑफर भी वक्त पर मिल सके। एग्जाम्स होने चाहिए बिकॉज जो ईयर्स खराब हो रहे हैं, स्टूडेंट्स का जो टाइम खराब हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो एग्जाम्स होने चाहिए कि स्टूडेंट्स की जो प्रिपरेशन है वो क्यों एक साल पीछे जाए, है ना, या वो क्यों अपना टाइम खराब करें। उनके लिए जब उनकी प्रिपरेशन पूरी है, उन्होंने पैसा खर्च किया स्टडीज पे एंड ऑल, तो एग्जाम्स होने चाहिए। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2 टूक कह दिया है कि परीक्षा अपने तय वक्त पर ही होगी। इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय का दावा है कि करीब 8.5 लाख छात्रों में 85% छात्रों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिया है। कोरोना से बचाव के चलते छात्रों को एक से ज्यादा परीक्षा सेंटर का विकल्प दिया जा रहा है। कई चरणों में होंगी परीक्षाएं और परीक्षा के दौरान बैठने और आने जाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा इंतजाम किया गया है। बात सिर्फ छात्रों के विरोध की होती तो समझ में आती है, लेकिन इस पर जोरदार सियासत भी शुरू हो गई है। कई सियासी दलों ने पीएम मोदी से फिलहाल परीक्षा रद्द करने की मांग की है,
तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस मामले पर अपने 7 मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श करने वाली हैं। साथ ही भारतीय युवा कांग्रेस ने परीक्षा स्थगित किए जाने को लेकर शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जो डर है बच्चों का वो दर्शाते हुए दिखता है। स्लोगन्स हैं और प्लाकार्ड्स पकड़ के बच्चे कह रहे हैं कि नीट और जीके पोस्टपोन होने चाहिए, एग्जाम्स कम से कम दिवाली तक ये एग्जाम्स पोस्टपोन होने चाहिए। लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है और वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र अपने आईडी कार्ड्स डाउनलोड भी कर चुके हैं। तो इस कारण से ये प्रोटेस्ट अब दिल्ली में देखी जा रही, हो सकता है बाकी राज्यों में भी बच्चे इसी तरह से बाहर आके अपना धरना दर्ज कराएं। शकील अहमद के साथ मिलन शर्मा आज।